प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है और इस बार शब्दों में धार्मिक आस्था की ताकत है और आतंकियों के वध का स्पष्ट संदेश है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मां दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी स्वरूप की उपासना करता है और आतंक का अंत भी महिषासुर की तरह ही किया जाएगा। इस दौरान उन्हें एक बार फिर ये साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ स्ट्राइक के चांसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है। पीएम मोदी का ये मैसेज ऐसे वक्त आया है जब पीओके को लेकर भारत में माहौल गर्म है। बॉर्डर पर सेना की तैनाती लगातार बढ़ रही है और माना जा रहा है कि पाकिस्तान को ये आखिरी मौका दिया गया है, आतंक को शह देना बंद करे वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहे। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री का ये बयान सिर्फ सांस्कृतिक या प्रतीकात्मक नहीं है, ये एक रणनीतिक संदेश है। सीधे सीधे आतंकी मुल्क पाकिस्तान के लिए जो बार बार भारत की सीमा में घुसपैठ करता है, ड्रोन वाली साजिश रचता है, लेकिन इस बार वार्निंग नहीं, सीधा रण होगा। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। 22 अप्रैल का दिन भला हम कैसे भूल सकते हैं और 22 मिनट में पहलगाम के बदले की कहानी कभी पाकिस्तान भी भुला नहीं पाएगा। 22 का ऐसा संयोग है कि भारतीय हमलों के खौफ में अंडरग्राउंड हो चुके लश्कर के आतंकी भी अब 22 दिनों बाद अपने बिलों से बाहर निकल रहे हैं और इस रैली में आतंकवादियों के मंच पर पॉलिटिकल चेहरे भी नजर आए। एक तरफ हाफिज का बेटा तलहा सईद, दूसरी तरफ पंजाब विधानसभा अध्यक्ष मलिक मोहम्मद और उनके साथ मंच पर बैठा नजर आया पहलगाम हमले का कथित मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी। लेकिन ये भारत का खौफ ही है कि भारत के मिसाइल स्ट्राइक के 22 दिन बाद आतंकवादी अपने बिलों से अब बाहर निकल रहे हैं। आतंक का 22-22-22 कोड डिकोड। लश्कर की कुंडली में मिला 22 का मृत्यु दोष। 22 दिन बाद बिलों से बाहर निकले आतंकी। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, चेहरे पहचानिए और देखिए पाकिस्तान में आतंक नर्सरों की राजनीति की जमीन पर कैसे पाला पोषा जा रहा है। क्योंकि एक तरफ 2 मोस्ट वांटेड आतंकी तलहा सईद और सैफुल्लाह कसूरी हैं, तो दूसरी तरफ उनका साथ देता पंजाब विधानसभा का अध्यक्ष मलिक मोहम्मद खान। लेकिन कमाल देखिए, राजनीतिक संरक्षण के बाद भी आतंकी अब तक बिलों से बाहर नहीं निकले थे, बल्कि 28 मई यानी भारत के मिसाइल अटैक के 22 दिन बाद खुले मंच पर नजर आए। 22 दिन ही क्यों, उसकी भी एक कहानी है। भारत ने 22 मिनट में आतंक के 9 अड्डे तबाह किए थे। भला दहशत से निकलने में इतने दिन कैसे न लगते। लश्कर के बैनर तले ये आतंकी मंच पर तो आए, लेकिन चेहरों पर दहशत साफ झलक रही थी। आसपास जबरदस्त सिक्योरिटी इंतजाम, फिर भी पल पल जान जाने के खौफ से मरे जा रहे आतंकी। यकीन मानिए, लश्कर की कुंडली में बैठा 22 का काल सर्पदोष उसे तबाह करके ही दम लेगा। 22 दिनों बाद बिलों से बाहर निकले लश्कर आतंकवादियों ने जिस मंच पर मजमा सजाया, उसी मंच पर पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड और लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी भी मौजूद था। जहां खड़े होकर उसने 22 मिनट तक भारत के 22 मिनट वाले बदले से मिले दर्द को भी गिनाया, तो दूसरी तरफ जाने अनजाने उसने इस बात को भी कबूल ही कर लिया कि पहलगाम हमले के पीछे यही शातिर माइंड था। पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड का ये दर्द भरे मंच पर झलका। पता है क्यों? क्योंकि दुनिया जानती थी अगर सैफुल बिल से निकला तो भारत बख्शेगा नहीं। हालांकि 22 दिन बाद अब फिर से वो भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर चुका है। हिंदुस्तान को कांटे की तरह लगना, यानी लश्कर कमांडर का पहलगाम अटैक पर ये खुला कबूलनामा है, जो आगे भी कश्मीर की आजादी के लिए लड़ने का ऐलान कर रहा है। पाकिस्तान में सेना, सरकार और आतंकी मुखौटे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तीनों एक ही हैं, क्योंकि पाकिस्तानी नेता आतंकियों के साथ बैठते हैं और आतंकी सेना के सम्मान में मुनीर के साथ पोस्टर भी लगवाते हैं।
आतंक और आर्मी के गठबंधन की ये तस्वीर आज दुनिया देख रही है। सरकार और आतंक के गठबंधन की ये तस्वीर जगह जाहिर है। ये पहली बार नहीं है जब आतंकियों के साथ सेना और सरकार के लोग नजर आए हैं। याद कीजिए, आतंकियों के जनाजे में मुनीर के फौजी किस तरह आंसू बहा रहे थे। यानी सरकार प्लस सेना प्लस आतंकी इक्वल पाकिस्तान। तीनों चेहरे अलग अलग, लेकिन सोच, मकसद, सोर्स सब एक है। पाकिस्तान की सड़कों पर ये पोस्टर आम बात है, जहां एक तरफ आर्मी चीफ मुनीर और दूसरे सैन्य अफसरों की फोटो लगाई गई है, तो दूसरी तरफ आतंकियों की तस्वीरें हैं। ये आतंकी उनकी तरफ से लड़ने के लिए सेना का धन्यवाद दे रहे हैं। ठीक इसी तरह पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में बिल बोर्ड और बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं। इन बोर्ड के जरिए भी आतंकी संगठन सेना के अफसरों के साथ अपनी तस्वीर लगाकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। यानी कहीं आतंकियों के साथ पाकिस्तानी नेता मंच साझा करते हैं, तो कहीं आतंकी सेना के साथ तस्वीर लगाकर शाबाशी दे रहे हैं। जिसे एक लाइन में कहें तो आतंक के चेहरे पर शहबाज और मुनीर के मुखौटे लगे हैं। पाकिस्तान एक बार फिर जहर उगल रहा है, जो इस बार किसी मंत्री या जनरल ने नहीं बल्कि लश्कर के आतंकी ने भारत को धमकी दी है और दावा किया है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराने में लश्कर ने भूमिका निभाई। पाकिस्तान के गोद में पल रहा एक और आतंकी चूजा और मुंह में जहर का गुब्बार, इसका नाम मुजम्मिल हाजमी है और इसे खुद संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी घोषित किया है। गुजरांवाला में बैठकर ये आतंकी चूजा भारत को खुलेआम धमकी दे रहा, क्योंकि अभी भी इसके जहन में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ है। ये उस पाकिस्तान का चेहरा है जो दुनिया के सामने खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है, लेकिन असल में आतंकवाद का जनक है। लश्कर के आतंकी मुजम्मिल हाजमी ने भारत को लेकर और भी जहर उगलते हुए खोखले दावे किए। मुजम्मिल हाजमी जैसे लोग भूल जाते हैं कि इस भारत को धमकी देना आसान है, लेकिन अंजाम भूल जाते हैं। इन्हें शायद ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक याद नहीं, क्योंकि जब भारत जवाब देता है तो इनका आका पाकिस्तान भी कांपता है। आतंक पर पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान से आतंकी आमिर हमजा की खुलेआम घूमने की तस्वीर सामने आई है। आतंकी हमजा ने भारत के खिलाफ नारे लगवाए और जहर भी उगला। चेहरा देखिए और सोचिए, जिसे खुफिया एजेंसियां सालों से ढूंढ रही हैं और जो अमेरिका का मोस्ट वांटेड है, वो पाकिस्तान की सड़कों पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। ये है आमिर हमजा, लश्कर ए तैयबा का आतंक का एजेंट। एक सभा के दौरान इसने खुलकर कहा, ना कोई डर, ना छुपने की जरूरत, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार और फौज का इससे संरक्षण हासिल है, जिसके दम पर ये भारत के खिलाफ जहर ही नहीं उगल रहा, बल्कि सीधे चेतावनी भी दे रहा और भारत के पंजाब को पाकिस्तान बनाने की बात कर रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर आतंक का अड्डा साबित हुआ है, एक ऐसा देश जो ग्लोबल आतंकी को हीरो बनाकर पेश कर रहा है। अब सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता, सवाल ये है कि दुनिया अब आतंकिस्तान पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। भारत से बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मुनीर को जोकर की तरह पूरी दुनिया में घुमा रहे हैं और किसी पपेट की तरह इशारों पर नचा रहे हैं। इसके एक बानगी अजरबैजान में देखने को मिली, जब एक तरफ उन्होंने ये कबूला कि 9 और 10 मई की रात जोरदार हमला हुआ था, तो दूसरी तरफ मुनीर से भरी महफिल में उठक बैठक कराते नजर आए। बुधवार को अजरबैजान के लाचीन शहर में शहबाज शरीफ ने खूब नौटंकी की। पहले मुनीर का अपने जोकर की तरह परिचय कराया, तो एर्दोगन से लेकर इल्हाम अलीयेव तक ने खूब तालियां बजाई। शहबाज शरीफ भाषण दे रहे थे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव अपने मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्यों के साथ राउंड टेबल पर बैठे थे। इसी दौरान उन्होंने 9 और 10 मई की रात की कहानी सुनाई। इसके बाद शहबाज ने कबूल किया कि भारत ने बुरी तरह से पाकिस्तान पर हमले किए। बेशर्मी देखिए, फिर भी मुनीर को जाबाज बताने में शहबाज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जो वाटर स्ट्राइक की, उसका असर अब दिखने लगा है। पानी की कमी की वजह से पाकिस्तान का हलक सूख गया है और इसका सबूत पाकिस्तानी अभिनेत्री हिना बयात ने दिया। और पाकिस्तानी अभिनेत्री हिना बयात ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया और बताया कि पाकिस्तान के सबसे व्यस्त कराची एयरपोर्ट पर लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। एयरपोर्ट के बाथरूम तक में पानी नहीं है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हिना बयात ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर इसकी शिकायत की। पाकिस्तानी अभिनेत्री हिना बयात का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि स्थगित कर दिया है। पाकिस्तान सिंधु और उसकी सहायक नदियों से मिलने वाले पानी पर निर्भर है और भारत की वाटर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में पानी का संकट खड़ा हो गया है।
पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके न केवल हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है बल्कि रणनीतिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, जिस पर तिरंगा लहराने के लिए देश के कोने कोने से आवाज उठने लगी है। इस बार जगत गुरु रामभद्राचार्य ने आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी से गुरु दक्षिणा में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके मांग लिया है। तो इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इशारों में पीओके पर एक बड़ा संदेश दिया। शर्त यही है, पाकिस्तान से बात होगी या फिर ऑपरेशन की तैयारी होगी। लेकिन रामभद्राचार्य ने आर्मी चीफ से दीक्षा में पाकिस्तान का वो हिस्सा मांगा है जिस पर फिलहाल दोनों देशों के बीच माहौल तनावपूर्ण है। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री भी पाकिस्तान को पीओके पर सीधी चेतावनी दे चुके हैं। ऐसे में सांस्कृतिक धरोहर को समेटने वाली डिमांड काफी डिमांड में है। उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए, यही हमारी दक्षिणा है। ये पहला मौका नहीं है जब पीओके पर भारत ने सख्त रुख अपनाया हो, लेकिन इस बार लहजा और तेवर दोनों बदले हैं। सेना प्रमुख की मुलाकात, संत समाज की मांग और अब रक्षा मंत्री का ऐलान, ये तीनों घटनाएं एक बड़ी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत ही हूँ, मैं वापस आऊंगा। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है। भारत अब अपने रणनीतिक उद्देश्यों को लेकर पूरी तरह क्लियर और मुखर है। मोदी सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिसमें पीओके भी शामिल है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पालने के लिए कर्ज लेता है, कर्ज का ज्यादा हिस्सा हथियारों पर खर्च करता है और ऐसे में अब आतंकी मुल्क को दुनिया में अर्थदंड देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। विदेश दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी ने FATF का मुद्दा उठाया है, जो पूरी दुनिया के लिए एक वॉच डॉग की तरह काम करता है। यानी आतंकवाद के नेटवर्क को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान की फंडिंग को रोकने का वक्त अब आ चुका है। और ये डिमांड वर्ल्ड लेवल पर पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले भारतीय डेलीगेशन की है। दुनिया के सामने भारत की तरफ से सबूत पेश किए गए। बताया गया कैसे पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है, कैसे आतंकियों की फीडिंग होती है, जिसमें उन पैसों का इस्तेमाल होता है जिसे पाकिस्तान अपनी बदहाली का हवाला देकर दुनिया से कर्ज मांगता है। पाकिस्तान मस्ट बी ब्रॉट बैक इन FATF ग्रे लिस्ट। दैट इज वेयर वी विल बी एबल टू कंट्रोल दिस टेरर फाइनेंसिंग ऑफ ऑल दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका काम ही है आतंकियों की फीडिंग को रोकना। ऐसे में इस डिमांड के बाद पाकिस्तान किसी भी देश से कर्ज के लिए भी तरस जाएगा। FATF का मकसद आतंकवाद के नेटवर्क को तोड़ना है, आतंकवाद की फीडिंग को रोकना है, विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाना है और उस देश के लिए आर्थिक मदद पर पूरी तरह से बैन लगाना है। यानी वो वक्त आ चुका है जब पाकिस्तान भीख मांगने के लायक भी नहीं बचेगा। अब भारत फिर चाहता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। बकायदा एक डॉजियर भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा, सारे सबूत दिए जाएंगे, जिससे साफ हो जाए कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद का पोषण कर रहा है। तेज प्रताप यादव पर लालू फैमिली और अनुष्का फैमिली की लड़ाई अभी थमने वाली नहीं दिख रही है और इस बार अनुष्का यादव के मामा ने मोर्चा संभाला है। लालू यादव पर आरोप लगा दिया है कि वो अपने दोनों बेटों में भेदभाव करते हैं और इन आरोप में नाम तेज प्रताप के बाद तेजस्वी यादव का भी शामिल हो गया, क्योंकि दावा ये भी किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रेमिका से शादी की। तो फिर तेज प्रताप से ही नाराजगी क्यों? आखिर तेजस्वी को पार्टी की कमान, लेकिन जब तेज प्रताप ने अपनी प्रेमिका अनुष्का को दुनिया के सामने लाया तो उन्हें घर से बेदखल कर दिया गया। यदि इससे पहले भी तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष नेता है, पार्टी के नेता है, उनका भी प्रसंग प्रेम प्रसंग ही था जो बाद में शादी में परिवर्तित हुआ, तो उसको एक तरफ लालू यादव जी ने उनको सत्ता दे रखा, प्रतिपक्ष का नेता, पार्टी का कमान दे रखा, और दूसरा पुत्र यदि तेज प्रताप जी का मामला आया जिनको घर से निकाल दिए। इन सब के अलावा अनुष्का परिवार की तरफ से लालू फैमिली पर डराने धमकाने का आरोप लगाया गया। अनुष्का के मामा ने कहा, लालू परिवार की तरफ से धमकी मिल रही है, साधु यादव और सुभाष यादव धमकी दे रहे हैं। लालू के साले से अनुष्का के परिवार को खतरा है। अप्रिय घटना से पहले परिवार को सुरक्षा मिले। यानी तेज प्रताप प्रकरण में पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो इस कांड में नए नए आरोपों के साथ नए नए किरदार ही सामने आ रहे हैं। नेपाल में गणतंत्र दिवस पर राजा वर्सेस लोकतंत्र की लड़ाई अब तेज हो गई है और इसके चलते पड़ोसी देश नेपाल में सियासी पारा आई है, क्योंकि एक तरफ सड़कों पर राजशाही के समर्थक शांतिपूर्ण लेकिन जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ओली ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राजशाही अभियान को विफल करने का आदेश दिया है। राजधानी काठमांडू से पोखरा तक और नेपालगंज से बुटवल तक राजशाही के समर्थन में नारे बुलंद हो रहे हैं।
केपी ओली के खिलाफ बढ़ता जन आंदोलन और राजशाही के वापसी की मांग ने नेपाल की सियासत में नए सूर्योदय का संकेत दे दिया है। काठमांडू के रत्ना पार्क से शुरू हुआ ये प्रदर्शन धीरे धीरे पूरी राजधानी में फैल गया। विरोध और जन आंदोलन की इस तस्वीर ने नेपाल की मौजूदा सत्ता और उसके पीछे खड़ी विदेशी ताकतों को हिलाकर रख दिया। दरअसल राजशाही समर्थक आंदोलन के शीर्ष नेताओं ने 29 मई को अनिश्चितकालीन अभियान शुरू किया था, जो अब धीरे धीरे पूरे नेपाल में फैलकर जन आंदोलन की शक्ल ले चुका है। दरअसल नेपाल की पार्टियों ने 2008 में संसद की घोषणा के माध्यम से 240 साल पुरानी राजशाही को खत्म कर दिया था और देश को एक धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया था, जिसके बाद से अक्सर राजशाही को वापस लाने की मांग उठती रही है। अमेरिका में जय और वीरू यानी मस्क और ट्रंप की जोड़ी टूटती हुई नजर आ रही है। टेस्ला के मालिक और अमेरिकी अरबपति एलॉन मस्क ने ट्रंप प्रशासन का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने फैसले की जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि उनका टर्म जो था यानी समय सीमा जो थी वो सरकार के साथ इतनी ही थी। और एलॉन मस्क ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर मेरा समय पूरा हुआ। मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फिजूल खर्ची कम करने के अवसर के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। DOGE मिशन समय के साथ और मजबूत होता जाएगा और सरकार में जीवन का एक तरीका बन जाएगा। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद DOGE प्रमुख के तौर पर मस्क की नियुक्ति 30 मई तक के लिए ही की थी, यानी मस्क के इस्तीफे के ठीक एक दिन पहले ही उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। एलॉन मस्क ने ट्रंप सरकार से इस्तीफा क्यों दिया, इसकी साफ वजह तो पता नहीं चल पाई है, लेकिन वे सब बिल का विरोध कर रहे थे, जिसे ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बताया था और इसके बाद से ही ट्रंप और मस्क के बीच मतभेद की खबरें आई थी। दिल्ली से गुरुग्राम आने जाने वालों को NHAI ने 48 पर ट्रैफिक लोड कम करने के लिए अब द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन पर बने अंडरपास और टनल का ट्रायल रन शुरू कर दिया है। ट्रायल रन में शामिल शैलो टनल द्वारका और यशोभूमि को IGI एयरपोर्ट से जोड़ती है। इसके अलावा यात्री इस टनल और राइट टर्न अंडरपास से यात्री द्वारका और सिरहौल की तरफ भी जा सकेंगे। इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर ही मौजूद हूँ और जिस तरह से यहाँ से तमाम बड़ी संख्या में जो लोग दिल्ली जाते हैं उन लोगों के लिए ये सफर और आसान होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आज ट्रायल के तौर पर 12 बजे से 3 बजे तक इस टनल को खोला गया और निश्चित तौर पर इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि एयरपोर्ट की तरफ जो लोग जा रहे थे उनको आसानी हो जाए। इसके अलावा दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे से इस टनल को कनेक्ट किया गया है। ये टनल आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों से तैयार की गई है, जिसमें CCTV सर्विलांस, एक स्पेशल मॉनिटरिंग रूम और इमरजेंसी एग्जिट का प्रबंध किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर इस टनल में 4.5 मीटर से ऊंचे वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही 2 पहिया, तिपहिया वाहन और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहनों को भी इस टनल व अंडरपास में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ट्रायल सफल रहता है तो इस टनल और अंडरपास को 5 जून 2025 से पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, सीधा एनकाउंटर या फिर जेल। यूपी पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर गोली चलाओगे तो गोली ही मिलेगी। हापुड़ में STF ने लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। यूपी पुलिस की नीति ने फिर दिखा दिया कि यहाँ जुर्म का अंजाम सिर्फ और सिर्फ एक है। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ सिर्फ कड़े कानून की बात नहीं होती, बल्कि सीधे योगी फोर्स का एक्शन होता है। और अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर नवीन कुमार उसी हश्र का शिकार हुआ। नवीन थाना फर्श बाजार दिल्ली में हत्या और मकौका के केस में वांछित था। उस पर दिल्ली और यूपी में हत्या के 4, अपहरण के 2, मकौका के 2 केस, गैंगस्टर के अलावा हत्या की कोशिश, डकैती समेत करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली के 2 केसों में नवीन को सजा भी हो चुकी है। हापुड़ में यूपी SATF की नोएडा यूनिट और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये ऑपरेशन चलाया, जब लॉरेंस का ये गुर्गा एक और बदमाश के साथ बाइक पर सवार था। SATF के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें उसे गोली लगी और बाद में मौत हो गई। वहीं मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। नवीन है वो जो लोनी के रहने वाले हैं और 20 से ज़्यादा मुकदमे हैं, जिसमें हत्या, किडनैपिंग और मकौका, गैंगस्टर और डकैती। ये है योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जहां अपराधी अब खुद पुलिस से रहम की भीख मांगते हैं, क्योंकि यहां सरकार बातों से नहीं कार्रवाई से जवाब देती है, जो आगे भी चलती रहेगी।
बकरीद पर बकरे की कुर्बानी से पहले दिल्ली में बवाल मच गया है। आरोप है कि दिल्ली के खजूरी इलाके में घर के सामने पहले जबरन बकरे को बांधा गया और जब हिंदू परिवार ने बकरा बांधने से इनकार किया तो हंगामा करने लगे। आरोप तो ये भी है कि हिंदू परिवार पर साजिश के तहत हमला बोला गया, जिसके बाद पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। रात के वक्त फौरन भारी पुलिस फोर्स को मौके पर डिप्लॉय किया गया और दोनों पक्ष से शांति की अपील की गई। लेकिन बकरे पर बवाल यूं ही शांत होने वाला नहीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दावा है कि हिंदू परिवार पर हमला हुआ, जिसमें एक महिला घायल हो गई। घर के सामने जबरन बकरा बांधने का आरोप है। मना करने पर गाली गलौज करने का आरोप है। बाद में प्लानिंग के तहत परिवार पर हमला किया गया और जब विवाद बढ़ा तो इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एहतियातन ड्रोन, वज्र वाहन और RAF भी तैनात किए गए हैं। लेकिन सवाल है, क्या जानबूझकर भावनाएं आहत की जा रही हैं या फिर त्योहार के नाम पर गुंडागर्दी की जा रही है? ये बड़ा सवाल है। बकरीद में अभी कई दिन बाकी हैं, लेकिन उसके पहले ही मुंबई के घाटकोपर इलाके की एक सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। और घाटकोपर इलाके में ये वही मैत्री सोसाइटी है। यहाँ सालों से बकरीद पर सोसाइटी के मैदान में बकरों की कुर्बानी होती आती है। लेकिन साल 2019 में यहाँ रहने वाले हिंदू परिवारों ने बकरों की कुर्बानी पर ऐतराज जताना शुरू कर दिया था और इस साल भी हिंदू लोग सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी के विरोध में उतर आए हैं। किसी के त्योहार को लेके कोई भी समस्या नहीं है। त्योहार तो हम सारे हिंदुस्तानी मनाते हैं एक साथ, लेकिन जो ये यहाँ पे कटते हैं, बस इसी का प्रॉब्लम लोगों को है, सभी लोगों को। जहां एक तरफ हिंदू समुदाय के लोग सोसाइटी पार्क में बकरे की कुर्बानी से धार्मिक भावनाएं आहत होने का हवाला दे रहे हैं, वहीं मुस्लिम पक्ष उनके इस दावे को खारिज कर रही है। एक भी वेस्ट बाहर नेकेड नहीं आता, ओपनली कोई नहीं देख सकता है वेस्ट कहाँ हो रहा है और प्रॉपर हम लोग यहाँ पर भी डिस्पोज नहीं करते। प्रॉपर जो गार्बेज है हम लोग वेस्ट वहाँ प्रॉपरली डिस्पोज करते हैं, तो ऐसी कोई बात ही नहीं आती कि किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट हटो। दरअसल पिछले साल कोर्ट ने इस सोसाइटी में बकरों की कुर्बानी की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन फिर सोसाइटी में पुलिस सुरक्षा में बकरों की कुर्बानी देने का दावा किया गया था। देखना होगा कि बकरीद से पहले घाटकोपर की सोसाइटी में चल रहे इस विवाद के बीच BMC इस बार किसे इजाजत देती है और क्या कोर्ट इस बार फिर से मामले में दखल देगा या नहीं। बकरीद में अभी वक्त है, लेकिन कुर्बानी पर घमासान अभी से शुरू हो गया है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मुंबई में भी बकरे पर बवाल मच गया है। इस पर मुस्लिम समुदाय के लोग अजब गजब तर्क दे रहे हैं। ऐसा कोई जिस चीज की है उस चीज की होगी। भारत देश आजाद हुआ, बल्कि उससे पहले भी हर इंसान, हर मुसलमान अपने घर में कर रहा था शांतिपूर्वक। ऐसे में मुस्लिम समुदाय की राय जानने के लिए जी मीडिया की टीम मध्य प्रदेश की राजधानी पहुंची, जहां भाईजान ने साफ और दो टूक शब्दों में कहा कि कुर्बानी इस्लाम की परंपरा नहीं बल्कि एक फर्ज है, जिसका सीधा संबंध मक्का मदीना है। ये हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है मक्के मदीने से। उसको हम क्यों नहीं करें भाई, उसको करेंगे, हमारा कुर्बानी का त्योहार है। जब हमारे घर में कुर्बानी हो रही है तो हम हमारे घर को साफ करेंगे, तो दूसरे के घर में दिक्कत की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यूपी के लखनऊ में भाईजान की राय इससे अलग नहीं। वो खुलकर कह रहे हैं कि बकरीद पर कुर्बानी अपने घरों में देते हैं, इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। जो हमारे बड़े कह के गए हैं, जो हमारे नबी और जो हमारे साहबा, जिस चीज़ की जो परंपरा चली आ रही होते हुए चली आ रही है, हम लोग खुद भी कराते हैं, तो वो घरों के अंदर कराते हैं और गड्ढा खोद करके। जहां तक सांकेतिक कुर्बानी की बात की जाए तो चाहे लखनऊ हो या भोपाल, भाईजान इसके बिल्कुल खिलाफ है। नहीं, वो नहीं हो सकती। यही होगी जानवर की, बस जानवर की होगी ना, घर में ही होगी, घर में ही होती आई है, हमेशा होती रहेगी। लखनऊ और भोपाल जैसे बड़े शहरों में मुस्लिम समाज की सोच साफ है। कुर्बानी के बिना बकरीद अधूरी है, यानी न कोई विकल्प, बस सीधी और सच्ची कुर्बानी। रामनगरी अयोध्या में अब नॉनवेज और शराब पर पूरी तरह से रोक की तैयारी चल रही है। प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए नॉनवेज और शराब की दुकानों को बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। और अयोध्या प्रशासन के इस फैसले के बाद धर्मपथ, रामपथ, 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा मार्गों पर अब नॉनवेज की बिक्री नहीं होगी। अयोध्या के खाद्य उपायुक्त अपनी टीम के साथ रामपथ इलाके में पहुंचे और नॉनवेज दुकानदारों को 7 दिनों के भीतर अपनी दुकानें बंद करने का अल्टीमेटम दिया और आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। तो टोटल 22 दुकानें वहाँ पर जो है संचालित होती हुई पाई गई। उनको हिदायत दी गई है, ये दुकानें जो है 7 दिन का उनको मौखिक निर्देश दिया गया है कि अपने प्रतिष्ठान को वहाँ से हटा लें, क्योंकि यहाँ पे संचालन नॉनवेज का नहीं होना है। वहीं अयोध्या नगर निगम ने भी रामपथ पर नॉनवेज और शराब की बिक्री पर बैन के लिए प्रस्ताव पास किया है। प्रशासन और नगर निगम के इस फैसले के बाद नॉनवेज दुकानदार भी शाकाहारी खाना बेचने की बात करते दिखाई दिए। तो हमने बता दिया कि जिस दिन आप आदेश देंगे
उस दिन से बंद कर देंगे। हम शाकाहारी बेचेंगे, मांसाहारी बंद कर देंगे। अयोध्या प्रशासन की सख्ती से अब यह तय माना जा रहा है कि जल्द ही रामपथ और उसके आसपास के इलाकों में सिर्फ शाकाहारी संस्कृति ही देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में लिफ्ट फंसने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। इस बार नोएडा की एक सोसाइटी में लिफ्ट अचानक अटक गई और महिलाओं समेत कई लोग करीब आधे घंटे तक इस लिफ्ट में फंसे रहे, जिसके बाद सोसाइटी के गार्ड्स और मेंटेनेंस विभाग के लोगों ने मिलकर लिफ्ट का दरवाजा खोला, तब जाकर लिफ्ट में फंसे लोग बाहर निकल सके। लिफ्ट फंसने की ये घटना ग्रेटर नोएडा के बिसरक थाना इलाके में हुई, जहां आस्था ग्रीन सोसाइटी में महिलाओं समेत कई लोग नीचे आ रहे थे। तभी अचानक लिफ्ट में झटका लगा और लिफ्ट अटक गई। कई लोग करीब आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे। लिफ्ट बंद होने की वजह से उसमें काफी सफोकेशन हो गई। इस दौरान लिफ्ट में फंसे लोगों ने इमरजेंसी बटन भी दबाया, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर घबराकर शोर मचाना शुरू कर दिया। लिफ्ट में फंसे लोगों के शोर की आवाज सुनकर सोसाइटी के मेंटेनेंस विभाग के लोग और गार्ड्स मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सोसाइटी के लोगों ने पूरे मामले की पुलिस में शिकायत की है और मेंटेनेंस विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि लिफ्ट में बढ़ते हादसों पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लिफ्ट कानून लागू राज्य में किया है। लिफ्ट पर कानून लागू हुआ है, लेकिन नए लिफ्ट एंड एस्केलेटर एक्ट के मुताबिक भवन मालिक को लिफ्ट इस्तेमाल करने वाले लोगों का बीमा कराना होगा। लिफ्ट में अगर हादसा हुआ तो लिफ्ट मालिक को तय मुआवजा देना होगा। हर लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। लाइसेंस मिलने के बाद ही लिफ्ट लगाई जा सकेगी। लिफ्ट का वार्षिक रखरखाव अनिवार्य होगा। वार्षिक कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी तय दफ्तर में जमा करानी होगी। लिफ्ट के रखरखाव के लिए 1 साल में 2 बार मॉक ड्रिल भी करनी होगी। लिफ्ट और एस्केलेटर में ऑटो रेस्क्यू डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा। इमरजेंसी बेल लाइट, सीसीटीवी, माइक और स्पीकर लगाना भी अनिवार्य होगा। लिफ्ट ऑपरेटर का नंबर और इमरजेंसी कॉल नंबर लिफ्ट पे लिखना होगा। कोई घटना होती है तो 24 घंटे में थाने को सूचित करना होगा। सरकारी दफ्तर भी लिफ्ट कानून के दायरे में आएंगे। ये कानून तो बहुत सारे सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन जमीन पर अगर सच की तहकीकात की जाए तो ये इम्प्लीमेंट होते नहीं है और इसीलिए आए दिन लिफ्ट में इस तरह के हादसे की खबरें हमें मिलती रहती हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में वन विभाग ने 185 ग्रामीणों को बेदखली का नोट देकर जमीन खाली करने के लिए कहा है। हैरत की बात यह है कि इन ग्रामीणों की कई पीढ़ियां इन्हीं इलाकों में रहती आई हैं, लेकिन अचानक वन विभाग ग्रामीणों से स्वामित्व प्रमाण मांगने लगा है, जिससे पूरा गांव टेंशन में है। ग्रामीण कागजों की जद्दोजहद में भाग रहे हैं, तो वन विभाग कह रहा है कि जमीन खाली करो। तो बिछिया बाजार से नाम से तो जाना जाता है, तो वो अवैध अतिक्रमण है। तो उसी के लिए हम स्वामित्व डिसाइड करने के लिए उनको 61B के अंतर्गत हमारे जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है उसके तहत 61B के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए हमारे पास लगभग 100 साल का रिकॉर्ड और 1 ग्राम में रहते हुए हमारे दादाजी का कुछ लगान रसीदें भी हैं, जो कि 1 ग्राम के तहत वो जमीन को अलॉट किया गया था। हमारा रिकॉर्ड डेली कैश बुक में है। पूरा मामला कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र के बिछिया बाजार इलाके का है। ग्रामीणों का दावा है कि उनके परिवार पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं, जबकि वन विभाग कह रहा है कि पीढ़ियों से रह रहे हो तो कागज दिखाए। ग्रामीणों ने जब कागज ना होने की बात कही तो वन विभाग कह रहा है कि तब तो ये अतिक्रमण हुआ, गांव खाली करो। सवाल ये है कि जिनकी कई पीढ़ियां इस मिट्टी में बीत गईं, वो अपने घर छोड़कर अब कहां जाएं? भारत में नकली और अवैध दवाओं का धंधा तेजी से पांव पसार रहा है और इसकी वजह से रोगियों की जान जोखिम में पड़ रही है। ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से सामने आया है, जहां नकली आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। शरीफी हर्बल नाम की कंपनी की तरफ से जिला अधिकारी को शिकायत मिली थी कि उनके नाम पर नकली उत्पाद बाजार में बेचे जा रहे हैं, जिसके बाद ज्वालापुर के अहबाब नगर मोहल्ले में आयुर्वेद अधिकारी और ज्वालापुर पुलिस की टीम ने संयुक्त छापेमारी की और मौके से भारी मात्रा में नकली टॉनिक और ताकतवर्धक दवाइयां बरामद की। छापामारी के दौरान टीम आयुर्वेद विभाग की टीम को मौके से नकली दवाएं तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल और रैपिंग मशीनें भी मिली हैं। नकली आयुर्वेदिक दवाइयों की इस फैक्ट्री को फिरोज अंसारी नाम का शख्स चला रहा था, जो कि नकली दवाओं को हरिद्वार और सहारनपुर में सप्लाई करता था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी फिरोज अंसारी से लगातार पूछताछ कर रही है और नकली दवाओं के इस नेटवर्क को तोड़ने में लगी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। खुद को पुलिस अधिकारी बताकर शख्स जितनी मर्जी गाड़ी में तेल डलवाने लगा और जब बकाया 50,000 के पार पहुंचा तो फिर नटवरलाल की पोल खुल गई। पुलिस की गिरफ्त में ये वही आरोपी है जो खुद को पुलिस अधिकारी बता रहा था। वर्दी की हनक दिखाकर मुफ्त में पेट्रोल डलवा रहा था, लेकिन जब पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को युवक पर शक हुआ, फिर जाकर इसकी करतूत का खुलासा हुआ।
पेट्रोल पंप संचालक ने आरोपी के खिलाफ फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब ये भी पता लगा रही है कि पेट्रोल पंप की तरह और किस किस को शख्स ने चूना लगाया। अपनी गाड़ी में यह बोलकर लगातार पेट्रोल डलाते रहा कि मैं पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी में चलाता हूं और पुलिस की ओर से चलती है। ऐसा करके उसमें पेट्रोल डलाया, लगभग 54,000 का पेट्रोल डलाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है और ये अब एशिया का पहला 3D मैपिंग आधारित धार्मिक शहर बन गया है। बनारस का 3D मॉडल सिर्फ डिजिटल मैप नहीं है, भविष्य का भी रोड मैप है। ये काशी है जहां हर मोड़ पर एक कथा है, हर घाट पर एक इतिहास है और अब वही बनारस 3D तकनीक में ढल चुका है। देश में पहली बार किसी शहर का इतना बड़ा 3D डिजिटल मॉडल तैयार किया गया है। हर सड़क, हर बिल्डिंग, हर मंदिर अब 3 डायमेंशनल नक्शे में मौजूद है, जिससे शहर की सुरक्षा और निगरानी आसान होगी, विकास कार्यों की प्लानिंग तेज होगी, हेरिटेज की सुरक्षा बेहतर होगी। गंगा में आने वाली बाढ़ का लेवल पहले बता देगा। इसमें चाहे प्रोजेक्ट्स हो तो उसकी सीवरेज की मैपिंग हो, नए प्रोजेक्ट्स में नए रोड्स हो। काशी जो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और उनके डिजिटल इंडिया का प्रतीक बन गई है। 3D काशी, रियल विजन, जहां विरासत को तकनीक छूती है और विकास से जुड़ती है आस्था। त्रिनेत्र भवन में स्मार्ट सिटी के जरिए एक नया प्लान तैयार हो गया है। दरअसल बनारस को एक 3D मैपिंग के जरिए फुल प्रूफ प्लानिंग बनाने की तैयारी हो गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला और इस दौरान धार्मिक ढांचे को भी गिरा दिया गया, जिसे अवैध तरीके से बनवाया जा रहा था। शिकायत मिली थी अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण हो रहा है, जिसके बाद पुलिस फोर्स की मौजूदगी में निर्माणाधीन इमारत को मिट्टी में मिला दिया गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया, बिना इजाजत, बिना नक्शा पास करवाए मस्जिद का निर्माण करवाया जा रहा था, जिससे रोकने के लिए नोटिस भी जारी किया गया। लेकिन जब निर्माण कार्य नहीं रुका, फिर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई। संवेदनशील इलाका होने की वजह से एहतियातन इलाके में भारी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया, जिसकी वजह से एक्शन के दौरान किसी ने विरोध करने की जुर्रत नहीं की। इसके अलावा फतेहपुर में भी अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, जहां आबादी वाले इलाके में तबेले को मिट्टी में मिला दिया गया और स्थानीय लोगों को चेतावनी भी दी गई है। Zee News।